नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सड़क से सदन तक। और आज सड़क से सदन तक में बात होगी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवेश की, यानी गाँव की। और गाँव के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत बड़े दावे भी हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत जानेंगे। आज हमारे साथ एक विशेष शख्सियत बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश सिंह हैं। दो योजनाएँ हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन की एक योजना है, हर घर नल हर घर जल। लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पानी टंकी बनाई गई। और दूसरी है अमृत सरोवर योजना। पहले चर्चा करते हैं हम आपसे जल जीवन मिशन के हर घर नल हर घर जल योजना पे। आपको लगता है कि धरातल पर सभी गांव में पानी पहुंच गया है? जिस हिसाब से सड़कें खोद दी गई हैं, खड़ंजे जो प्रधानों के द्वारा लगवाए गए थे, इंटरलॉकिंग को फोड़ दिया गया है, पाइपें डाल दी गई हैं, ये योजना विकास कम गांव की तस्वीर बिगाड़ने में ज़्यादा सफल रही? नहीं, देखिए, हर घर को नल से जल देना ये एक सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है और इसकी आवश्यकता भी है। जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उसका असर जल प्रदूषण पे भी पड़ रहा है। धरती दूषित हो रही है तो धरती के अंदर का पानी भी दूषित हो रहा है। तो अभी जो पानी ज़मीन के अंदर से हम निकाल रहे हैं वो बहुत गहराई के पानी की 300 मीटर के आसपास गहराई का पानी हम लोग आज की तारीख में लोगों को देने का काम कर रहे हैं। इतनी गहराई से हैंडपंपों की स्थापना नहीं होती। कुएं तो खैर अब ख़त्म ही हो गए हैं गांव से। तो इस परियोजना की बहुत आवश्यकता थी गांव में। लेकिन क्या जो 98% का दावा है कि पूरे यूपी में 98% पानी पहुंच गया है घरों में, ये नहीं। देखिए, दो चीज़ें। हाँ, सरकार ने अपने संसाधन, पानी की टंकी, पाइप्ड लाइनें, ट्यूबवेल जो बनाने थे वो सरकार ने बना दिए। बात सही है। मैं नहीं कहता कि वो 98% 97% हैं, क्या है उनका प्रतिशत क्या है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि प्रदेश के लगभग हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में पाइपलाइन पेयजल परियोजना पहुँच गई है। वो चाहे शुरू हुई हो ना, अब वो परियोजना की स्थापना हुई। अब ये इसको कैसे चलाया जाए इसको लेकर के थोड़ा सा गतिरोध है। और वो गतिरोध ये है कि हर साल इन पाइपलाइन पेयजल परियोजनाओं को चलाने के लिए 4700 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तो ये 4700 करोड़ रुपए की धनराशि कैसे ग्राम पंचायतों को मुहैया होगी, कैसे ग्राम पंचायतों को दी जाएगी? इनको फंक्शनल रखने के लिए जो और आवर्ती खर्चे आएंगे, बार बार मिसलिनियस खर्चे होंगे, बिजली का बिल होगा, मरम्मत होगी। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, एरिया बढ़ रहा है, नए आवास बन रहे हैं, उस तरह से इन लाइनों का विस्तार करना होगा समय समय पर। तो उसके लिए भी एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता है। मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि हर घर नल से जल के लिए जो आवर्ती खर्चे हैं, इन खर्चों के लिए अलग से फंड ग्राम पंचायतों को दिया जाए और इनको चलाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को ही दी जाए। उन्हें संसाधन दिए जाएं, पैसे दिए जाएं, जिम्मेदारी दी जाए, तभी ये परियोजनाएं सफल रहेंगी और सफल रूप से हम हर घर को पानी दे पाएंगे जब ये ग्राम पंचायतें इसका संचालन करेंगे। अमृत सरोवर योजना ड्रीम प्रोजेक्ट। प्रयास ये है कि गांव में, ग्रामीण परिवेश में जो सूखे की स्थिति होती है वो ना हो। एक ऐसी व्यवस्था हो जिससे पर्याप्त मात्रा में जल हो, जानवरों के पीने के लिए, सिंचाई के लिए, अन्य संसाधनों के लिए। किस तरह से देखते हैं? तस्वीरें तो आती हैं यूपी के लगभग सभी जनपदों से कि ज़्यादातर तालाब सूखे हुए हैं, धूल उड़ रही है, पानी नहीं रोका जा सका। अमृत सरोवर योजना की वास्तविकता कुछ और है। कैसे ये असफल क्यों हो रहा है? ये देखिए, जो अमृत सरोवर योजना है वो 2-3 कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि जितने भी सरकारी संपत्तियां हैं, संसाधन हैं, उन पर बहुत तेजी के साथ अवैध कब्जे हुए और उन अवैध कब्जों के कारण ये तालाब भी गायब हो रहे थे। तो सरकार ने एक निश्चय किया, एक संकल्प लिया कि इन तालाबों को बचाया जाए और उनको बचाने के लिए इनकी खुदाई, सफाई और इनका सौंदर्यीकरण, ये सब काम। तो इस मकसद में काफ़ी हद तक हम सफल रहे हैं। अब बात आती है कि अमृत सरोवर है तो वो सूखा क्यों है?
भारत में 12 महीने वर्षा नहीं होती। वर्षा काल यहाँ निश्चित है, 4 महीने, 12 महीने में 4 महीने की वर्षा है और उसके बाद फिर बारिश नहीं होती। तो वाटर रिचार्ज, कौन सा पानी हम रिचार्ज करना चाहते हैं ज़मीन में? हम बरसात का ही पानी तो रिचार्ज करना चाहते हैं। अगर हम किसी नहर का पानी तालाब पे लाएं और तालाब से उस पानी को रिचार्ज करें तो हमने तो अपना खर्चा बढ़ा लिया, अपने संसाधन बढ़ा लिए, हमें फ़ायदा क्या हुआ? ज़मीन का ही पानी निकाल करके अगर ज़मीन के अंदर डालना है, रिचार्ज करना है, तो वो वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो अमृत सरोवर अवैध कब्जों से, नवनिर्माण के सौंदर्यीकरण की वजह से बच रहे हैं, संरक्षित हो रहे हैं। दूसरा, वर्षा काल में आप देखें तो तस्वीर आपको अलग दिखाई देती। वर्षा काल में तालाब हमारे भरे होते हैं, लबालब होते हैं और वो जब तक मौसम बदलता है तब तक वो धीरे धीरे पानी उनका रिचार्ज होता है। तो वो मकसद भी हम बीएसपी सरकार का अम्बेडकर ग्राम, जो एक स्पेशल गांव था, उनका एक प्रोजेक्ट था, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर उस गांव को डेवलप किया जाता था, कांसीराम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर। उस तरह की योजना वर्तमान समय में आवश्यकता नहीं। देखिए, आपको मॉडल्स तो सेट करने पड़ेंगे। दुनिया का कोई देश जो विकासशील से विकसित हुआ है वो अचानक अकस्मात सपना देखने से नहीं हुआ है। उसने अपना पैटर्न तय किया, उसने अपने लक्ष्य तय किए और उसने अपने माइलस्टोन्स तय किए कि जो लक्ष्य है इसको कितने समय में पूरा करना। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की जो 65% आबादी है, 70% क्षेत्रफल है, ग्रामीण क्षेत्र, उसको विकसित करने का प्लान हमको रखना पड़ेगा। विकसित गांव, हमें मॉडल गांव विकसित करके देश के सामने, समाज के सामने, प्रधानों के सामने लाने पड़ेंगे। और जब दिखते हुए विकसित गांव आपको दिखेंगे, जब बने हुए आपको सजे संवरे हुए गांव, आपको समृद्ध गांव दिखेंगे, तभी आप उसको, उस मॉडल को, उन परिस्थितियों को, उन उपलब्धियों को आप दूसरी जगह लागू कर पाएंगे। तो मॉडल गांव बनाने की योजना तो होनी ही चाहिए। एक आखिरी सवाल है आपसे, पंचायत के चुनाव है, जैसा आपने बताया अप्रैल में 2026 में, लगभग 1 वर्ष है, लेकिन चुनावी मोड में 6 महीने के बाद ही पूरी तस्वीर दिखने लगेगी। इसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। क्या आपको लगता है कि गांव की सरकार गठन में भावी सरकार जो है 2027 की, और चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, बड़े दावे होंगे ग्राम प्रधानों के लिए, कुछ लोक लुभावन वादे होंगे, दावे होंगे, जो सत्ता में हैं वो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे गांव की सत्ता की ओर जाए, या जो विपक्ष में वो कुछ ऐसे वादे कर सकते हैं जिससे माहौल बने? नहीं, राजनीति तो राजनीति से ही चलती है। तो राज्य की सरकार है, भारत की सरकार है, उसे पूरा अधिकार है कि वो राजनीति की बातें करे, राजनीति करे। और सब कुछ करने के बाद हमें क्या करना है? सरकारें क्या करती हैं, चाहे गांव की सरकार है, चाहे राज्य की सरकार है, चाहे भारत सरकार है, ये सारे सरकार मिलकर के करती तो डेवलपमेंट ही है ना। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना ही तो लक्ष्य है। आरोप तो ये भी लगता है कि सरकार उपचुनाव में डंडे चलवाती है। विपक्ष कहता है कि ग्राम प्रधानों पर वोटिंग का दबाव बनाया जाता है कि आप प्रधान हैं तो आप सत्ता के पक्ष में वोटिंग कराइए, खासकर उपचुनाव में। नहीं, ये परिस्थितियों बस कहीं हुआ हो, कहीं ऐसा उदाहरण हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर ग्राम प्रधानों पर कोई ऐसा अनैतिक दबाव कोई पार्टी बनाती है और करती है, ये मैं नहीं मानता। इसलिए कि अभी देखिए, भारत सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी है, राज्य की सरकार में भी 8 साल से भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन ये अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है इसमें भारतीय जनता पार्टी का 6% वोट कम हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में। 4% भारतीय जनता पार्टी का शहरी क्षेत्र में वोट बढ़ा लोकसभा चुनाव में, और 6% वोट ग्रामीण क्षेत्र में कम हो गया। तो जो ग्रामीण क्षेत्र का 6% मतदाता जो उसने निर्णय लिया, उसकी वजह से इतने परिणाम यहाँ की जो आपको दिखाई दिए लोकसभा में, वो कुछ उल्टा पुल्टा हो गए, कुछ अस्त व्यस्त हो गए, कुछ जो इन लोगों के लक्ष्य थे, जो 400 पार उम्मीद थी 400 पार की। तो अगर ग्राम प्रधान स्वतंत्र नहीं होते, गांव के लोगों को स्वतंत्र मतदान का अवसर नहीं मिला होता, तो ये इतना बड़ा जो उठापटक हुई है चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 6% का। और मैं कहना चाहता हूँ राज्य की सरकार से, भारत की सरकार से, आपको विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है, आपको विकसित भारत बनाना है। निश्चित रूप से आपको गांव की पंचायतों को, गांव के लोगों को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना पड़ेगा।
ग्राम पंचायतों को जो अभी धनराशि आप देते हैं मानकों, जिन मानकों के हिसाब से, उससे निकल करके आपको विकसित राष्ट्र का हिस्सा बनाना पड़ेगा इस 65% 70% क्षेत्र और आबादी को। और जो जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें आपको गांव की हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। पंचायतों का हक हुकूक उस अनुपात में आपको तय करना पड़ेगा। तो आप विकसित राष्ट्र की जो कल्पना है, जो प्रयास हैं भारत सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार की, वो तभी पूरे होंगे जब इस आबादी को हम प्रोडक्टिव आबादी बनाएंगे और इस क्षेत्र को जब हम अर्थव्यवस्था के साथ, जीडीपी के साथ संलग्न करेंगे, उससे ये संभव हो पाएगा। तो देखिए, ये डॉक्टर अखिलेश सिंह थे जिनसे हमने बातचीत की। ये राष्ट्रीय संयोजक हैं राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के, और उन्होंने बड़ी बारीकी से बताया कि 2 पंचायत के चुनाव कब होंगे, गांव में किस तरह से विकास कार्य हुए, कौन सी योजनाओं ने गांव की तस्वीर बदली, कौन से ऐसे मॉडल सेट किए जाएं जिससे उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला प्रदेश बन सके, गाँव का विकास कैसे हो, सरकार की क्या भूमिका है। इन सभी विषयों पर डॉक्टर अखिलेश सिंह, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने खुलकर अपनी बात रखी और बताया कि गांव का विकास कैसे होगा।